ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एक कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग में। और वो कॉन्सेप्ट का अगर मतलब देखा जाए तो उसमें यही है कि आपने कोई एक लर्निंग एक मॉडल के साथ बनाई और उस लर्निंग को किसी और मॉडल के साथ यूज़ कर लिया। अगर वही चीज़ मैं सेम देखूँ तो मुझे द बिग बुल मूवी में दिखाई दी। जो चीज़ें जो लर्निंग जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया था अपनी ऑडियंस को स्कैम में, वही चीज़ वही लर्निंग को उन्होंने यूज़ कर लिया इजीली आपके द बिग बुल मूवी में। खासियत ये रही कि लोग ये सोच रहे थे कि बिग बुल के लिए बहुत डिसएडवांटेज रहा कि पहले स्कैम 1992 आ गई और अब मूवी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक एडवांटेज रहा क्योंकि ऑडियंस पहले से एजुकेट हो गई थी। उसको पता था कि क्या बीआर होता है, क्या शेयर मार्केट होता है, कैसे शेयर को भाव ऊपर नीचे किया जाता है। तो वो चीज़ें प्लस रही क्योंकि उन्होंने लगभग 10 एपिसोड बनाए थे, 1-1 घंटे का, 10 घंटे की पूरी वेब सीरीज थी। यहाँ पे आपको कोई भी मूवी बनाते तो आप 2-3 घंटे ही आपके पास होते हैं जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन भी करना है, समझाना भी है, इंटरटेन भी करना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है इस मूवी के लिए प्लस रही। और अगर मैं फिजिक्स का प्रोफेसर होता तो मैं इसके 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखता जिसके थ्रू मैं इसका रिव्यू कर सकता हूँ। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर देखूँ तो वो होता है खुद द बिग बुल का जो मूवी थी जिसका मैं करूँगा। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है स्कैम 1992 की फ्रेम रेफरेंस में ये कैसी रही, क्या डिफरेंसेस थे, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। तीसरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और भी है जो आपसे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, वो है गुरु का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्योंकि उन्होंने उसके पहले द बिग बुल के पहले मूवी की थी गुरु, और वो मूवी भी कहा जाता है कि धीरूभाई मानी की लाइफ पे बेस्ड थी। ये मूवी देखा जाए तो हर्षद मेहता की लाइफ पे बेस्ड है, बस यहाँ पे उन्होंने नाम उसका हर्षद मेहता नहीं रखे, हेमंत शाह रखा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि ये 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस मूवी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं द बिग बुल का बिग बुल के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिव्यू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुकी गुलाटी ने। कुकी गुलाटी ने इसके पहले प्रिंस मूवी थी बेक ओवर एक साथ, उसको डायरेक्ट किया था। इस बार उनको इस मूवी के लिए सिलेक्ट किया गया कि वो इसको डायरेक्ट करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि उन्होंने इसके पहले एक मूवी डायरेक्ट की है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि उनके जो डायरेक्शन में एक जो पैनापन चाहिए होता है, जो एग्जीक्यूशन का लेवल चाहिए होता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली। वो थोड़ा सा और उसको पैनापन लाते तो मूवी थोड़ी सी और बेटर बन जाती। इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है कुकी गुलाटी और अर्जुन धवन ने, और उन दोनों ने जिस हिसाब से इसको लिखा है फर्स्ट हाफ ठीक जाता है, सेकेंड हाफ में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ डिफरेंट रखा है। अगर मैं स्कैम के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो उन्होंने क्लाइमैक्स में और सेकेंड हाफ में चेंजेस किए हैं। वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहता है, अच्छा रहता है कि आप कुछ देख रहे थे, कुछ आपको लगा कि आपने कुछ नया देखा। वो एक मुझे लग रहा है कि एक अच्छा पॉइंट है इनका। बात करते हैं डायलॉग्स की, तो डायलॉग्स लिखे हैं रितेश शाह ने, और रितेश शाह के डायलॉग्स में पंचेस थे, लेकिन जो पंचेस आपने अगर गुरु मूवी में देखे होंगे उसके डायलॉग्स थे जो बाद में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी कि वो कुछ डायलॉग जो फेमस चलते काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहे, लेकिन ऐसे यहाँ पे मुझे वो सारे डायलॉग नहीं देखने को मिले। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा डायलॉग्स पे और काम किया जाता और पंचेस डाले जाते तो और ऑडियंस को मजा आता, क्योंकि इस टाइप की मूवीज़ में पंचेस बहुत मैटर करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस वाला सेक्शन। यहाँ पे लीड रोल में थे अक्षय बच्चन द बिग बुल के रोल में, और उनका जो देखा जाए जो उन्होंने एक ब्रेक लिया, सेकेंड इनिंग स्टार्ट की, वो बहुत अच्छी रही क्योंकि उन्होंने जब भी कोई भी मूवी सेलेक्ट की तो उसमें कुछ दम थी। उन्होंने अपना रोल और अपने जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत ही वाइजली चूज़ कर रहे हैं। और ये मूवी में मुझे देखने को लगा कि हाँ, अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज होती नॉर्मल डेज में, कोविड नहीं आया होता, तो एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिलती इस मूवी को और लोग इसको सराहते भी। और उनकी परफॉर्मेंस मुझे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत पहले से बोल भी रहा था कि उनके लिए एक चैलेंज है कि उन्होंने जैसी गुरु में परफॉर्मेंस दी थी वैसे ही कुछ यहाँ करना है। अगर आप देखेंगे ना तो धीरूभाई मानी और हर्षद मेहता दोनों ही समकालीन है, और उनको ऐसा आप कह सकते मौका मिला कि उनको दोनों ही रोल प्ले करने को मिले। गुरु में उन्होंने धीरूभाई मानी का रोल प्ले किया था, यहाँ पे वो हर्षद मेहता का रोल प्ले कर रहे हैं, और जिस हिसाब से वो चलते हैं, जिस हिसाब से वो बात करते हैं, वो चीज़ मुझे लग रहा है जमती है। ऑल्दो लोगों ने प्रतीक गांधी को देख रखा है उस रोल में, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अक्षय बच्चन ने एक अपनी छाप छोड़ी है। जिस हिसाब की परफॉर्मेंस एक लीड रोल में चाहिए थी वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है। सोहम शाह ने रोल प्ले किया है अक्षय बच्चन के भाई का, बिग बुल के छोटे भाई बने हुए हैं वो। और अगर सोहम शाह आपको याद दिला दूँ, तुम्बाड़ मूवी के हीरो हैं वो, और
उनकी उस मूवी में तो क्या ही गजब परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है। इस पूरी मूवी में मुझे ये खासियत लगी कि जितनी भी स्टार कास्ट है वो बहुत अच्छे इस्टेब्लिश बंदे थे, बहुत मजे हुए बंदे थे। ये इस मूवी का एक मुझे लगा प्लस पॉइंट है। और सोहम शाह ने भी वही जस्टिफाई किया कि वो एक मेच्योर जो एक्टिंग चाहिए होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एलेना डिक्रूज ने रोल प्ले किया है मीरा राव का, और वो रोल आप जानते हैं मीरा राव यानी कि सुचेता दलाल। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, बहुत लेंथ नहीं थी उनके रोल में लेकिन अच्छा लगता है। बस हम मुझे लास्ट में उनको जो एजेड 20 साल बाद की स्टोरी जो दिखाते हैं वो चीज़ मुझे थोड़ी सी कम जस्टिफाई लगी। उनका जो जिस हिसाब से उनका मेकअप किया गया उस हिसाब से लग नहीं रही थी कि वो 20 साल एजेड लग रही हैं। निकिता दत्त ने रोल प्ले किया है प्रिया पटेल का, यानी कि अक्षय बच्चन की वाइफ का, और उनके रोल बहुत लंबा नहीं था। उनको मुझे लग रहा है कुछ रोमांटिक सॉन्ग के लिए चूज़ किया गया था, और उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। राम कपूर ने रोल प्ले किया अशोक मिर्चेंदानी। अगर वो देखा जाए तो राम जेठमलानी का रोल था, और उनका भी बहुत छोटा रोल था, लेकिन मुझे उस छोटे रोल में उनकी परफॉर्मेंस जमती है। दो छोटे छोटे और आप कह सकते हैं कैमियो टाइप के रोल थे, समीर सोनी का था, महेश मांजरेकर का था। उनकी भी परफॉर्मेंस छोटे छोटे रोल में मुझे अच्छी लगती है। इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर दिया है संदीप सिडोरकर ने, और इस मूवी को अगर देखते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे ठीक लगता है, क्योंकि जिस टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए था। और अगर मैं स्कैम का भी देखता हूँ, स्कैम का भी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था। तो कुछ मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने वो वहाँ पे जो एक लेवल सेट था वो बैकग्राउंड स्कोर में अचीव कर लिया। जो सिनेमा होता है उसके पास एक एडवांटेज होता है म्यूजिक वाला सेक्शन, क्योंकि कोई भी वेब सीरीज हो उसमें आप ऐसे गाने नहीं डाल सकते जैसे गाने हम आम बॉलीवुड मूवी में देखते हैं। तो वो एक एडवांटेज था। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये लोग चूक गए, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन था जहाँ पे आप कुछ निखार के दिखा सकते थे। इस मूवी का म्यूज़िक दिया है गौरव दास गुप्ता ने, और मुझे लग रहा है कोई और अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर इसमें यूज़ किया सकता था जो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दे सकता था। 2-3 गाने चाहिए थे जो आपको चार्ट में नंबर 1 चाहिए थे। ऑल्दो इश्क नवाजा करके गाना है वो थोड़ा सा फेमस हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जो टाइटल ट्रैक में कैरी मिनाटी का गाना डाला गया है उसके बदले कोई और गाना डाला सकता था, कुछ और अच्छा किया सकता था। मुझे लग रहा है स्कोप है इस सेक्शन में, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर इम्प्रूव करते तो थोड़ा सा एक एज मिल सकता था। क्योंकि अगर स्कैम के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो उनके पास थीम सॉन्ग था जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इस मूवी की एक चीज़ और थी, एडिटिंग। धर्मेंद्र शर्मा ने इसकी एडिटिंग की, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इमेच्योर एडिटिंग लगी मुझे। कुछ जगह ऐसा था कि आप को कट्स दिख रहे थे, आप समझ पा रहे थे कि ये कट लगाया और बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ऐसा हो कि इन्होंने अब जब इसको हॉटस्टार पे रिलीज़ कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा हो कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा रही है और इसको कंपेयर करेंगे लोग स्कैम से, तो कुछ कट्स लगा दो, वो चीज़ें जो कॉमन है वो हटाई जा सकती हैं या फिर जिनका यूज़ नहीं है। तो हो सकता है कि ये कुछ किया गया हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि एडिटर की ये जॉब है कि आपको ये जो कट्स हैं ना वो विजुअल नहीं होने चाहिए। आप कट्स लगाइए लेकिन ऑडियंस को नहीं पता चले कि ये कट लगा दिया उन्होंने। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट रहा एडिटिंग की साइड से भी। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो डायरेक्शन अच्छा था और अच्छा किया सकता था। अब स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट में बहुत स्कोप नहीं होता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किए इसमें। एंड इन्होंने क्लाइमेक्स बदला है, सेकेंड हाफ को चेंज करने की कोशिश की, वो एक अच्छा अटेम्प्ट था। लेकिन डायलॉग्स में मुझे लगा कि थोड़ा सा और काम किया सकता था और इम्प्रूवमेंट के चांसेस थे। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस का पावर हाउस था। हर एक बंदा टैलेंटेड बंदा था हर एक रोल के हिसाब से, और उन्होंने अपना 100% दिया। ये इस मूवी का एक और प्लस पॉइंट रहा। इसके साथ साथ म्यूजिक एवरेज था, अच्छा किया सकता था, वहाँ पे भी मुझे एक स्कोप दिखता है। एडिटिंग पुअर की कैटेगरी में जाती है, क्योंकि एडिटिंग मैं जैसे बोला हूँ कि बहुत इमेच्योर लग रही थी मुझे, उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत थी। अब बात करते हैं फाइनल रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 3.5 स्टार 5 में से। आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, अपने सुझाव यहाँ आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं फेसबुक पेज सिनेमा पे मिलूंगा, वहाँ पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जल्दी आऊंगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। भाभी जी से डांट नहीं खाए इसीलिए। अयो सोचिए कि लॉटरी लग गई है। कौन सी लॉटरी? स्टॉक मार्केट। तुक्का आने दाव में बहुत फर्क है वीरेन। मैंने बहुत सोच समझ के जानकारी हासिल करके दाव लगाया। ये जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा